इन फॉसिल फ्यूल से क्या जनरेट की जाती है, एनर्जी जनरेट की जाती है। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पावर रिसोर्सेज है। पावर का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हीट हो गई। अगर मिसाल के तौर पे आग लग रही है तो इसका मतलब है वो पावर जनरेट कर रहा है। फॉसिल फ्यूल मेरे बच्चे मेरी जान, फॉसिल फ्यूल एनर्जी को जनरेट करते हैं मगर फॉसिल फ्यूल बर्न आउट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल्स के बाद जो है दो टाइप की एनर्जी होती है, हम आज पढ़ेंगे। एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप इसको अगेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब भाई मिसाल के तौर पे ये कुदरत की तो होती है, बाय नेचर तो होती है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल इसको आप अगेन एंड अगेन यूज ना कर सकते हो, उसको आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया सर, कोल हो गया, सबसे पहला कोयला हो गया। अगर मैंने एक कोयले को इस्तेमाल कर लिया है और कोयला यूज हो गया, मुझे दोबारा से माइनिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा प्रोसेस, मुझे पूरा पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कोल के बाद आता है ऑयल। ऑयल मिनरल ऑयल को बोलते हैं, ये भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी बर्न आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोल के बाद, ऑयल के बाद आता है नेचुरल गैस। क्या आता है मेरे बच्चे? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, कोल, ऑयल और उसके बाद नेचुरल गैस। ये तीनों कौन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों फॉसिल फ्यूल है। ये तीनों क्या है? ये तीनों फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या हो जाते हैं? बर्न आउट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या क्रिएट करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं वो मेनली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कोल होता है, ऑयल होता है और नेचुरल गैस होता है। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ये फॉसिल फ्यूल्स हो गया। क्या हो गया? फॉसिल फ्यूल। इसके बाद, अब सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात मैंने आपको बात समझाई कि भाई फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हो गया। अब ये फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ये फॉसिल फ्यूल होने के बाद अब आती है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल बेटा एनर्जी क्या होती है जिसको आप अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पानी है। अल्लाह ताला ने पानी दिया, कल फिर बारिश हो जाएगी, फिर पानी आ जाएगा, तो तभी रिन्यूएबल एनर्जी है। आज सन लिखा हुआ है, सनलाइट निकला हुआ है, हम अपने टाइम के अंदर समझते थे कि पानी इस्तेमाल हो गया, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। नहीं, ये लल्लू आपे का पॉइंट है। ये फारिग तरीन पॉइंट है, ये किसी काम का पॉइंट नहीं है। इसके बाद, सनलाइट के अलावा मेरे बच्चे, मैंने आपको बात समझाई, सनलाइट के अलावा भाई विंड है। अभी चल रही थी, अभी रुक गई, दोबारा चल पड़ेगी। ये क्या हो गया? ये भाई फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया? ये रिन्यूएबल एनर्जी हो गया जिसको आप क्या कर सकते हैं? अगेन 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 यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा भाई फॉसिल फ्यूल्स, हमने पढ़ा भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आज हम ये तीनों पढ़ेंगे, आज हम ये तीनों डिस्कस करेंगे। और फिर हमने पढ़ी रिन्यूएबल एनर्जीज क्या होती है। उसके बाद ये भी आपके पास एक बात हम समझेंगे कि भाई जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो माइनिंग के जरिए बाहर आते हैं। और आपको क्या करनी पड़ती है? माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग को बोलते हैं डिगिंग डाउन द अर्थ। डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अब हमारा जो पहला है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में वो है कोल। अब मैं आपको कोल पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे बेटा। कोल, सबसे पहले कोल फॉसिल फ्यूल है। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है। कोल जो है वो क्या हो जाता है? कोल बर्न आउट हो जाता है। कोल क्या हो जाता है? बर्न आउट हो जाता है। और कोल कौन सी एनर्जी है? कोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। कोल काम एक ही करता है, मगर कोल काम करता है हीटिंग का। अब आप इसको हीट हीट करते हैं, तो जब आप इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग का काम है, तो इसके यूजेस क्या होगा? मोस्टली बच्चे बेवकूफाने पॉइंट लिख के आ जाते हैं कि बारबेक्यू, कुकिंग, ये सब बेवकूफाने पॉइंट लिखते हैं। भाई हम पावर जनरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो पावर से जनरेट ही मामला होना चाहिए। भाईजान सबसे पहला हो गया थर्मल पावर स्टेशन। क्या हो गया? थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में काम क्या करता है? थर्मल पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है मेरी जान? इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर स्टेशन में कोल क्या करता है? कोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है भी हम आगे जाके समझेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ब्रिक किल इंडस्ट्री में, जो ब्रिक किल इंडस्ट्री में ब्रिक्स बनते हैं, ईंटें बनती हैं, उसकी जो भट्टी होती है, उस भट्टी के अंदर क्या यूज होता है? कोयला यूज होता है। फिर आती है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट को बनाने के लिए भट्टी के अंदर क्या जलाया जाता है? कोयला जलाया जाता है। उसके बाद आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये क्या हो गए? ये कोल के यूज हो गए। ये कोल के क्या हो गए? कोल के यूज हो गए। पाकिस्तान के अंदर कोल हम लोग मेनली क्या करते हैं? पाकिस्तान मेनली कोल इंपोर्ट करता है। और कौन सा कोल इंपोर्ट करता है? गुड क्वालिटी का कोल इंपोर्ट करता है। अब सवाल अराइज होता है कि भाईजान गुड क्वालिटी कोल कौन सा होता है? कौन कौन सी आपके पास जो है वो टाइप्स ऑफ कोल है?
तो हमने सबसे पहले पढ़ा भाई, हमारे पास टाइप्स ऑफ कोल हैं पाकिस्तान के अंदर। मिसाल के तौर पाकिस्तान के अंदर क्या है, टोटल टाइप्स ऑफ कोल कौन सी हैं? सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट की डेफिन मतलब एंथ्रासाइट की डिटेल क्या है? एंथ्रासाइट के अंदर अब हम डिटेल्स भी पढ़ेंगे ना भाई। एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। कौन सा कोल है? एंथ्रासाइट जो है भाई वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। एंथ्रासाइट जब बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, एंथ्रासाइट क्या करता है? एंथ्रासाइट के अंदर हीटिंग वैल्यू ज्यादा है। क्या ज्यादा है? हीटिंग वैल्यू। एंथ्रासाइट के अंदर हीटिंग वैल्यू क्या है? ज्यादा है। एंथ्रासाइट के अंदर कार्बन के कंटेंट, किसके कंटेंट? कार्बन के कंटेंट ज्यादा है। कार्बन के कंटेंट ज्यादा है, कार्बन के कंटेंट ज्यादा है, तभी इसके अंदर हीटिंग वैल्यू ज्यादा है। और इसमें ऐश के कंटेंट लो होते हैं। ऐश का मतलब जो राख होती है उसके कंटेंट क्या होते हैं? लो होते हैं। कार्बन कंटेंट ज्यादा होते हैं, ऐश कंटेंट लो होते हैं। ये एंथ्रासाइट पहली टाइप ऑफ कोल में आ गया। अब आती है दूसरी टाइप। दूसरी टाइप क्या है मेरे बच्चे? दूसरी टाइप है बिटोमिनस। बिटोमिनस के अंदर दो टाइप होती हैं, एक होती है स्टीम कोल और एक होती है कुकिंग कोल। कोयले की बेहतरीन टाइप कैसे देखी जाएगी? जितना काला होगा, जितना काला होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा, और जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल होगा। बिटोमिनस होने के बाद, बिटोमिनस में दो टाइप्स हैं भाईजान। इसकी भी हीटिंग वैल्यू क्या होती है? हीटिंग वैल्यू ज्यादा होती है। इसमें कार्बन कंटेंट क्या होते हैं? इसमें भी ज्यादा होते हैं। और इसमें एश कंटेंट भी जो क्या होते हैं वो कम होते हैं। बिटुमिनस हो गया। अब आता है लिग्नाइट। क्या आता है मेरी जान? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ कोल है। अब जब पुअर क्वालिटी कोल है तो भाईजान इसकी जो हीटिंग वैल्यू होगी, मतलब जो ये कम देर तक जलेगा, ज्यादा देर तक जल ही नहीं सकता ये। हीटिंग वैल्यू लो हो गई तो इसका अकल की बात है, कार्बन कंटेंट लो होंगे या हाई होंगे? कार्बन कंटेंट लो होंगे। और इसमें उल्टा होगा, इसमें ऐश कंटेंट ज्यादा होंगे, इसलिए ज्यादा देर तक जल नहीं पा रहा। ऐश आपने सिगरेट वगैरह के अंदर उड़ते हुए देखा होगा। ये हो गया एंथ्रासाइड। क्या हो गया मेरे बच्चे? एंथ्रासाइड। लास्ट है पीट। जो काम लकड़ी करती है वही अल्लाह भला करे पीट करता है। ये वेरी लो क्वालिटी ऑफ कोल है। वेरी क्या है? वेरी लो क्वालिटी ऑफ कोल है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा कोल अवेलेबल है? पाकिस्तान के अंदर जो कोल अवेलेबल है वो मेनली ब्रिक किल इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है, और वो लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस कोल है। बेटा कौन सा कोल है? लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस। लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस कोल है। लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस कोल है। लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस कोल है। अब पाकिस्तान के अंदर लिग्नाइट टू सब बिटुमिनस कोल है, तो पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से, कौन से मेथड के थ्रू कोल निकाला जाता है? कौन से मेथड के थ्रू? सबसे पहला होता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में सरफेस के करीब क्या निकल जाता है? और भाईजान दोनों को किसके करीब होता है मेरे बच्चे? सरफेस के करीब होता है। उसके बाद एक माइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एडिड माइनिंग। क्या बोलते हैं? एडिड माइनिंग में जो माइनिंग होती है वो कैसे होती है? वो हॉरिजॉन्टली होती है। कैसे होती है? हॉरिजॉन्टली। ऐसे जाते हैं बंदा। फिर एक और माइनिंग होती है भाईजान जिसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। इसके जरिए भी कोल को निकाला जाता है। शाफ्ट माइनिंग में आप कैसे जाते हैं? वर्टिकली जाते हैं। कैसे जाते हैं? वर्टिकली। फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस था, तो आप ऐसे करके नीचे चले गए, यहाँ माइन थी। ये तो मेथड हो गई। ये क्या हो गया? मेथड हो गए। ओपन कास्ट माइनिंग भी समझा दिया, एडिड माइनिंग भी समझा दिया, शाफ्ट माइनिंग भी समझा दिया, पाकिस्तान में कौन सा कोल है ये भी बता दिया, कितनी टाइप्स होती है ये भी बता दिया, कितने यूजेस होते हैं कोल के ये भी समझा दिया। हम लोग इंपोर्ट करते हैं गुड क्वालिटी कोल, मतलब एंथ्रासाइट को हम इंपोर्ट करते हैं कौन सी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करते हैं? आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। कोल फॉसिल फ्यूल है, कोल कोल बर्न आउट हो जाता है। कोल एक ही काम करता है हीटिंग का, कोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब आ जाएंगे क्या मेरे बच्चे? कोल फील्ड एंड एरियाज। पाकिस्तान के अंदर चार चार प्रोविंसेस हैं। सबसे पहला प्रोविंस है सिंध, उसके बाद है पंजाब, उसके बाद केपीके, उसके बाद बलूचिस्तान। चार प्रोविंसेस हैं। यहाँ पे जो कोल फील्ड का नाम है उसका नाम है लोअर सिंध कोल फील्ड। क्या नाम है मेरे बच्चे? लोअर सिंध कोल फील्ड। और एरियाज कौन कौन से हैं? एरियाज मेरे साथ याद करेंगे, एरियाज मेरे साथ याद करेंगे, एरियाज मेरे साथ याद करेंगे। हम सबसे पहले अल्लाह भला करे मैंने बायात किया कि भाई कोल फील्ड के नाम आ गए इधर, और इधर हम क्या डिस्कस करेंगे? हम एरिया डिस्कस करेंगे। अब हमने फॉर एग्जाम्पल अल्लाह भला करे क्या किया, हमने सबसे पहले लोअर सिंध कोलफील्ड लिखने के बाद हमने एरियाज देखना शुरू किए। एरियाज का नाम है लाखड़ा, सोंदा, झम्पीर। लाखड़ा, सोंदा, झांपीर और खर। पंजाब के अंदर जो कोलफील्ड का नाम है, ये मशहूर तरीन एरिया है किसका मेरे बच्चे? सॉल्ट रेंज कोलफील्ड। और सॉल्ट रेंज कोलफील्ड का एरिया का नाम क्या है? डंडूत पीक।
केपीके में मेरे बच्चे, केपीके में कोल फील्ड का नाम है मकरवाल कोल फील्ड। और एरिया का नाम भी क्या है, एरिया का नाम भी है मकरवाल। क्या नाम है मेरे बच्चे, मकरवाल। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो, बलूचिस्तान के अंदर जो है बेटे, बलूचिस्तान के अंदर सबसे पहले बलूचिस्तान के अंदर जो कोल फील्ड का नाम है, बलूचिस्तान के अंदर कोल कोल फील्ड का नाम है मेरे बच्चे कोयटा कोल फील्ड। एरियाज का नाम क्या है, सोरेंज, मच, दरगल। सिंध के अंदर एरियाज के नाम याद करा दिए, कोलफील्ड के नाम याद करा दिए, लोअर सिंध कोलफील्ड एरियाज के नाम याद करा दिए, लाखड़ा, सोंदा, झांसी और थर। पंजाब के अंदर बेटा कोलफील्ड का नाम है सॉल्ट रेंज कोलफील्ड, एरिया का नाम है डंडूत पीर। केपीके में बेटा मेरे बच्चे कोलफील्ड का नाम है मकरवाल कोलफील्ड, एरिया का नाम है मकरवाल। और उसके बाद केपीके में मतलब केपीके में मकरवाल और एरिया का नाम भी क्या है, मकरवाल, दोनों मकरवाल मकरवाल। बलूचिस्तान में मेरे बच्चे कोयटा कोलफील्ड, कोयटा कोलफील्ड के बाद जो है मेरे बच्चे एरिया का नाम क्या है, सोर रेंज, मच और दरगई। सिंध के अंदर मैंने आपको याद करा दिया, लोअर सिंध कोलफील्ड एरिया का नाम क्या है, लाखड़ा, सोंदा, जामपीर, थर। पंजाब के अंदर सॉल्ट रेंज कोलफील्ड एरिया का नाम क्या है, डंडूत पीर। केपीके में मकरवाल कोलफील्ड एरिया का नाम क्या है, मकरवाल। बलूचिस्तान में मेरे बच्चे कोयटा कोलफील्ड एरिया का नाम क्या है, सोर रेंज, मच और दरगई। सोर रेंज, मच और दरगई, सोर रेंज, मच और दरगई, सोर रेंज, मच और दरगई। कोल फील्ड का मतलब ये हो गया, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल भाईजान एक कोयले की कांड, फिर वहां पे भाईजान कोयले की कान क्या है भाई, उसका नाम क्या है, कोयटा कोलफील्ड। फिर भाईजान लोअर सिंध कोलफील्ड, सॉल्ट रेंज कोलफील्ड, उसके अंदर एरियाज बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर भाई लाखड़ा है, सोंदा है, झांपीर है, थर है। ऐसी पंजाब के अंदर सॉल्ट रेंज कोलफील्ड, उसके अंदर एरिया कौन सा है, डंडूत पीर। उसके बाद केपीके में मेरे बच्चे मकरवाल कोलफील्ड, एरिया का नाम भी क्या है, मकरवाल। और बलूचिस्तान के अंदर कोयटा कोलफील्ड, एरिया का नाम है सोर रेंज, मच और सरगई। अब इसके बाद भाई फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉल्यूशंस क्रिएट होती हैं किससे, कोल की माइनिंग से। कुछ पॉल्यूशंस क्रिएट होती हैं किससे, कोल की माइनिंग से। कोल की माइनिंग से क्या क्रिएट होती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट होती है। सबसे पहले जो पॉल्यूशन होती है वो होती है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होती है, क्योंकि मेरे बच्चे वेस्टेज आप प्रॉपर तरीके से डंप नहीं करते और ये वेस्टेज जाके मिक्स हो जाते हैं, कोयले के छोटे छोटे से पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े जाके मिक्स हो जाते हैं इसमें, रिवर्स में। उसके बाद एक होती है एयर पॉल्यूशन। जब आप कोल को बर्न आउट करते हो तो भाईजान कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर फैलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बड़ी जहरीली होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा के अंदर फैलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, पूरी हवा में फैल जाती है। वाटर पोल्यूशन के अलावा अल्लाह भला करे ये लैंड भी आपके पास जो है वो क्या करके चले जाते हैं, डिफॉर्म करके चले जाते हैं, क्योंकि जब आप एडिड माइनिंग करेंगे, जब आप हॉरिजॉन्टल माइनिंग करेंगे तो लैंड को नुकसान तो पहुंचेगा। उसके बाद माइनर्स की लाइफ जो है वो आपके पास जो है वो क्या हो जाती है, माइनर्स की लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एक तो कम होता है कोयले की कान में, दूसरा पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्यों, तो अंदर टॉक्सिक गैसेज होती है। अंदर कौन सी गैसेज होती हैं, टॉक्सिक गैसेज। ये प्रॉब्लम्स हो गई। दूसरा, अब पॉल्यूशन के अलावा, कोल माइनिंग के अलावा और क्या प्रॉब्लम्स है भाईजान। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई फॉर एग्जांपल अब सब्स्टिट्यूट आ गए, क्या आ गए, सब्स्टिट्यूट। वो सब्स्टिट्यूट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि भाई नेचुरल गैस होगी। कोल यूज ही नहीं हो रहा खास एज सच। समझ में आगे बात नहीं आई। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट कीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए, मिनट मारिए, ले लीजिए। चले भाईजान अब इसका ले लीजिए, चले भाईजान ले लीजिए। मैंने आपको कोल तो पढ़ा दिया। अब मैं आपको कोल की जो जो फिगर वगैरह है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट सबर, एक मिनट सबर कर देखिए, एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा नीचे से निकलता है, और इसकी तभी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होती है। कैसी क्वालिटी ऑफ कोल होती है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होती है। पर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है, कोल फील्ड वगैरह के नाम आ गए, एरिया सारे आप देख लीजिए। और हाँ, ये देखो ये कोयटा के करीब करीब है, तभी इसका नाम कोयटा कोलफील्ड। सोर रेंज, माच, दरगई, 3 एरिया बहुत है। लाकड़े के लोअर सिंध कोलफील्ड मतलब सिंध के लोअर हिस्से में है। तो ये देखो अल्लाह भला करे, लाकड़ा, सोंदा, जाम्पीर, ये रथल। ये पंजाब के अंदर देखो, ये सॉल्ट रेंज के एरिया में, तो ये सॉल्ट रेंज कोलफील्ड एरिया का नाम है डंडूत फील्ड। केपीके में मकरवाल कोलफील्ड, मकरवाल है नाम, बात समझ में आ गई नहीं है पक्का मेरे बच्चे। अब मैं आपको जो है वो ऑयल समझाना शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको ऑयल समझाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑयल पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम लोग जब ऑयल पढ़ना शुरू करेंगे मेरी जान, अब हम ऑयल अब हम जो है वो ऑयल पढ़ना शुरू करेंगे। हमने कोल पढ़ ली है, आज हम जो है वो तीन डिस्कस करेंगे, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। अगले हफ्ते आपकी 2 क्लासें होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑयल।
ऑयल मेरे बच्चे, ऑयल भी क्या है? ऑयल भी फॉसिल फ्यूल है। और ये ऑयल कौन सा है? ये मिनरल ऑयल है। ये खाने वाला ऑयल नहीं है। और ये मिनरल ऑयल है। और ये मिनरल ऑयल किस फॉर्म में बाहर आता है? क्रूड ऑयल की फॉर्म में बाहर आता है। अब ये ऑयल जो है ये फॉसिल फ्यूल है, ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। इसको भी आप अगेन एंड अगेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको दोबारा से, अल्लाह भला करे, क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा से इसको निकालना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में ऑयल की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसके एरियाज भी कमी है। एक है पटवार प्लेट्यू और एक है लोअर सिंध बदीन। एक है पटवार प्लेट्यू, एक है लोअर सिंध बदीन। अब मेरे बच्चे, जब ऑयल हम लोग क्या करते हैं? ऑयल हम लोग सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं। हम लोग सऊदी अरेबिया से क्या करते हैं? हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब वहां से मंगवाते हैं। और हमारा सऊदी अरेबिया से जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो अब इसका ये मतलब हो गया कि ऑयल जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल के फॉर्म में। आदम भाई, क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, जेली टेक्सचर का होता है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन के अलावा जेली कलर मतलब जेली टेक्सचर होगा, बहुत ज्यादा सॉलिड टाइप का होता है। सॉलिड लिक्विड होता है। सॉलिड लिक्विड होने के अलावा, जैसे भाई जेली टाइप होती है ना, जैसे आपने कभी ग्रीस देखी होगी, ग्रीस वगैरह टाइप का होता है। सॉलिड लिक्विड के अंदर, इसके अलावा, इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन होने के अलावा, इसको क्या करना पड़ता है? इसको रिफाइन करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है? रिफाइन। भले जमीन के अंदर से निकले या भले आप बाहर से मंगवाएं, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड आपके पास बहुत ज्यादा जेली टेक्सचर टाइप का होता है। अब जब आप बाहर से मंगवा रहे हैं, सऊदी अरेबिया से मंगवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दिमाग चलेगा कि भाई पोर्ट्स का होना जरूरी है। और वो पोर्ट्स पे आके क्या पार्क होता होगा? पानी वाला जहाज। उन पानी वाले जहाज के अंदर क्या होता होगा? वो ऑयल के आपके पास टैंकर लगे होते हैं। अब सबसे पहले आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी है जो किधर है? किमाड़ी पोर्ट पे है। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी किधर है? किमाड़ी पोर्ट पे है। किमाड़ी पोर्ट किधर है? कराची में। इसके बाद सेकंड है नेशनल ऑयल रिफाइनरी। ये नेशनल ऑयल रिफाइनरी किधर है? नेशनल ऑयल रिफाइनरी किधर है बेटा? कराची में। नेशनल ऑयल रिफाइनरी कराची में किधर है? कराची में है, पोर्ट कासिम। नेशनल ऑयल रिफाइनरी किधर है? नेशनल ऑयल रिफाइनरी कराची में है, कराची में पोर्ट कासिम पे है। उसके बाद हब ऑयल रिफाइनरी। हब ऑयल रिफाइनरी किधर है? हब ऑयल रिफाइनरी है गवादर में। किधर है मेरे बच्चे? गवादर में। गवादर किधर है? गवादर है बलूचिस्तान में। किधर है मेरी जान? बलूचिस्तान में। गवादर किधर है? गवादर है बलूचिस्तान में। गवादर किधर है? गवादर है बलूचिस्तान में। अब ये हब ऑयल रिफाइनरी क्यों है? इसलिए है कि भाईजान ये तीन ऑयल रिफाइनरीज पोर्ट्स पे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम इंपोर्ट पे करते हैं। कभी कभार अगर किमाड़ी पोर्ट पे भी भाईजान जहाज लगा हुआ है, पोर्ट कासिम पे भी जहाज लगा हुआ है, तो फिर जहाज को उतारा जाएगा, मतलब जहाज को लेके जाया जाएगा किधर बेटा? गवादर के अंदर। फोर्थ जो है वो है पार्को। पाक अरब रिफाइनरी कंपनी ऑफ ऑयल। पाक अरब रिफाइनरी कंपनी ऑफ ऑयल। और ये पार्को किधर है? ये पार्को है मुल्तान में। मुल्तान में क्यों है? क्योंकि मुल्तान जो है वो सेंट्रली आपके पास पॉइंट पे लोकेटेड है। आप डिफरेंट एरियाज के अंदर फिर ऑयल को क्या कर सकते हैं? डिलीवर कर सकते हैं। फिर जो है वो अटक ऑयल रिफाइनरी है। और अटक ऑयल रिफाइनरी किधर है? अटक ऑयल रिफाइनरी है पटवा प्लेट्यू पे। क्यों है भाई वहां पे? क्योंकि वहां से ऑयल हम लोग निकालते हैं, तो वो पटवा प्लेट्यू पे तभी हमने जो है वो क्या बनाई हुई है? ऑयल रिफाइनरी बनाई हुई। कभी पिंडी वगैरह जाए, पिंडी 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 या केपी के वगैरह साइड पे जाएं, तो आपको अटक के ऑयल पंप नजर आएंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जब ऑयल रिफाइन हो जाता है तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालता है। जब ऑयल रिफाइन हो जाता है तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालता है। जब ऑयल को हम रिफाइन कर देते हैं, हमने ऑयल को रिफाइन कर दिया, तो वो क्या करेगा भाई? वो प्रोडक्ट देगा। वो क्या देगा? प्रोडक्ट। इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? इसके मेन प्रोडक्ट्स होंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट है पेट्रोल। उसके बाद दूसरा है डीजल। तीसरा है केरोसिन ऑयल। चौथा है जेट ऑयल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, जेट ऑयल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और जेट ऑयल, ये हो गए मेन प्रोडक्ट्स की। क्या हो गए? मेन प्रोडक्ट्स की। क्या हो गए जानू? मेन प्रोडक्ट्स। अब होते हैं बाय प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं मेरी जान? बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं मैं याद करा रहा हूँ। सबसे पहला है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बाद है वैक्स। वैक्स के बाद है पेट्रोलियम जेली।
प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया मेरे बच्चे, पेट्रोलियम जेली हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये कीड़े मारने को दवा होती है जो क्रॉप्स वगैरह पे डाली जाती है। मैंने याद करा दिया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन ऑयल और जेट ऑयल ये जहाज वगैरह में डलता है। प्लास्टिक कहाँ से निकलता है? इसका वेस्टेज प्रोडक्ट है, ये वेस्टेज प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है? वेस्टेज प्रोडक्ट, जो वेस्ट हो रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं? वेस्ट हो रहे होते हैं। समझ में आ गई बात नहीं बेटा मेरे बच्चे मेरी जान? यहाँ तक सारी बातें समझा दी। 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी, हब ऑयल रिफाइनरी, पार्को और अटक ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद रिफाइंड के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो मेन है पेट्रोल, फिर है डीजल, फिर है केरोसिन ऑयल, फिर है जेट ऑयल। बाय प्रोडक्ट्स वेस्टेज हो जाते हैं, ये प्लास्टिक है, वैक्स है, पेट्रोलियम जेली है और क्या है? पेस्टिसाइड्स। इसके बाद भाई ये प्रोडक्ट्स वगैरह तो निकल गए। अब ये तो है प्रोडक्ट, अब मेरे भाई कुछ यूजेस भी तो होते होंगे इनके। बिल्कुल यूजेस होते हैं। ऑयल सबसे ज्यादा अकल की बात है, कहाँ यूज होता है? ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है भाई, गाड़ियों में, ट्रक में, जहाजों में, ट्रेन में क्या यूज होता है? ऑयल यूज होता है। या तो वो डीजल होगा या तो वो पेट्रोल यूज हो रहा होगा। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा थर्मल पावर स्टेशन के अंदर बिजली बनाने में काम आता है। थर्मल पावर स्टेशन के अलावा मशीन्स वगैरह के अंदर काम आता है क्या? ये यूजेस भी हो गए। ये यूजेस होने के बाद आपको सारी बातें मैंने यहाँ तक समझा दी, आपको सारे मामलात मैंने यहाँ तक समझा दी, सारी बातें यहाँ तक समझा दी। इसके बाद जो है वो यूजेस होने के बाद जो है मेरे बच्चे, अब ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो? इज एक्सट्रैक्टेड। आप सबसे पहले बताएंगे भाई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में मिनरल को ढूंढा जाता है। एक्सप्लोरेशन के बाद आप इंस्टॉल करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? एक लॉन्ग टावर स्ट्रक्चर होता है। वो लॉन्ग टावर स्ट्रक्चर क्या करता है? उससे हर चीज क्या होती है? कनेक्ट होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल उससे पाइपलाइन कनेक्ट है, उसके बाद ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करते वक्त मेन मसला ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल डस्ट के पार्टिकल्स ऑयल के साथ मिक्स ना कर दें। ड्रिलिंग करने के बाद आप पाइपलाइन डालते हैं। क्या डालते हैं? पाइपलाइन। पाइपलाइन डालने के बाद आप सक्शन पंप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सक्शन पंप। सक्शन पंप लगाने के थ्रू ऑयल को क्या कर लिया जाता है? एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। मशीन चलाई जाती है जो आपके घरों में भी लगी होती है, खच 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 खच, वो खींचती है। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होगी, ऑयल को ढूंढा जाएगा फील्ड के ऊपर। फील्ड पे ऑयल को ढूंढने के बाद डायनेस को इंस्टॉल किया जाएगा। लॉन्ग टावर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग टावर स्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है वो आपके पास ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग होने के बाद जब ड्रिलिंग होती है वो ड्रिलिंग ऐसे करके जाती है। फिर पाइपलाइन डाले जाते हैं। पाइपलाइन डालने के बाद सक्शन पंप चलाते हैं। सक्शन पंप निकालने के बाद ऑयल को क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑयल को जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आप ऑयल को डायरेक्ट भेजेंगे किधर? रिफाइनरी के अंदर। रिफाइनरी आप आपके पास मेनली आपके पास पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरी से पटवा प्लेटी से ऑयल निकलता है। तो अभी मिसाल के तौर पर पटवा प्लेट्यूब से ऑयल निकल रहा है तो कौन सी ऑयल रिफाइनरी? अटक ऑयल रिफाइनरी में काम हो रहा है। बाकी तो ये मेनली आपके पास इंपोर्टेड ऑयल पे ही काम कर रहे होते हैं। कौन सा इदारा पाकिस्तान में ऑयल को सपोर्ट करता है? कौन सा इदारा कंट्रोल करता है? जिसका नाम है PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल। उसके बाद अब मैं आपको एक डायग्राम बना दिखा रहा हूँ, आप जब तक उसको कॉपी करना शुरू करें या फटाफट उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको आके वो समझा रहा हूँ। 1 मिनट में आया। डायग्राम नजर आ रही होगी। ये डायग्राम क्या है कि भाई फॉर एग्जाम्पल की एक ऑयल ट्रैप है। ऑयल ट्रैप क्यों है? ऑयल ट्रैप इसलिए है कि ऑयल नॉन पोरस रॉक्स के बीच में क्या हुआ हुआ है? ट्रैप हुआ हुआ है। ऊपर भी नॉन पोरस रॉक की लेयर है, नीचे भी नॉन पोरस रॉक की लेयर है। नॉन पोरस रॉक्स कौन से होते हैं? नॉन पोरस रॉक्स होते हैं जिसमें से गैस पास नहीं होती। जिसमें से गैस पास नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉन पोरस रॉक कहते हैं। नॉन पोरस रॉक्स कौन से होते हैं? जिसमें से गैस पास नहीं होती। रॉक्स कौन से होते हैं? जिसमें से गैस पास नहीं होती। और पोरस रॉक्स कौन से होते हैं? जिसमें से गैस पास हो जाती है। क्यों? कि इनमें टाइनी होल्स होते हैं और इनमें होल्स नहीं होते। अब ये पोरस रॉक्स नॉन पोरस रॉक्स हो गए, उसको ऑयल ट्रैप क्यों बोलते हैं? ऑयल ट्रैप इसलिए बोलते हैं कि ऑयल जो है वो ट्रैप हुआ होता है। किसके बीच में ट्रैप हुआ होता है? नॉन पोरस रॉक्स के बीच में ट्रैप हुआ होता है। किसके बीच में ट्रैप हुआ होता है? नॉन पोरस रॉक्स के बीच में। किसके बीच में? नॉन पोरस रॉक्स के बीच में क्या हुआ होता है? नॉन पोरस रॉक्स के बीच में ट्रैप हुआ होता है। और जब हम ऑयल को निकालते हैं, पहले गैस आएगी, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद वाटर है। ये आपस में तीनों चीजें मिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि तीनों की चीजों में डेंसिटी में डिफरेंस है, दोनों में तीनों के वेट में डिफरेंस है।
अगर पेपर में सवाल आ गया कि आप जो है वो नेचुरल गैस की डायग्राम बनाएं कि ऑयल को किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप यही बनाएंगे। ऑयल को कैसे निकाला जाता है तो भी आप यही बनाएंगे, अगर डायग्राम बनाने के पहले। समझ में आ गई बात नहीं? पक्का मेरी जान, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक सारे मामला समझ में आ गए। इसके बाद मैंने आपको पोरस रॉक नॉन पोरस रॉक भी समझा दिया, मैंने आपको हर चीज समझा दी। अब मैं आपको अब जो समझा रहा हूँ वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल समझा रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल हम मेरे आप साथ पढ़ेंगे। अब आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल आदम भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल किस तरीके से होती है? सबसे पहला होता है बाय रोड। रोड में क्या यूज होता है? टैंकर यूज होता है। क्या यूज होता है? टैंकर। अब जब बाय रोड में टैंकर यूज होता है, जब अब टैंकर यूज हो रहा है, तो उस टैंकर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई वो किसी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं। इसके अलावा कि कहीं भी जहां दिल चाहे वहां ट्रेवल कर सकता है। मगर डिसएडवांटेज क्या है? कि भाई एक लिमिटेड क्वांटिटी आ सकती है, अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं आ सकती। इसके अलावा एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर एक्सीडेंट के चांसेस होंगे तो भाई नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ये तो हो गया बाय रोड। अब आता है बाय रेलवे। बाय रेलवे का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे पहले तो भाईजान ये बहुत ही चीप है, बहुत सस्ता है। होने के अलावा एज कंपेयर टू रोड ये क्वांटिटी ज्यादा लेके जा सकता है। डिसएडवांटेज, स्टेशन हर जगह नहीं होते, हर जगह स्टेशन नहीं होते तो हर जगह डिलीवर भी नहीं कर सकता। ट्रेन का डिसएडवांटेज, ट्रेन स्लो होती है और स्टेडी होती है, बड़ा हल्के हल्के स्पीड में जाएगी, जब तक जाएगी चिड़िया चुग जाएगी खेत। ये हो गया रेलवे। अब तीसरा क्या है? पाइपलाइन के जरिए भी आप ऑयल को क्या कर सकते हैं? तीसरा है मेरे बच्चे, पाइपलाइन के जरिए आप ऑयल को क्या कर सकते हैं? आप ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पाइपलाइन मैं बहुत बार बता चुका हूं, अभी हम इसके बाद इसके हम पास पेपर भी कर रहे होंगे। ज्योग्राफी में पास पेपर के बगैर कोई चैप्टर, सारे चैप्टर अधूरे हैं। और ज्योग्राफी में मेरी जान, ये बात याद रखिएगा कि भाई किसी तरीके का गेस्ट पेपर नहीं होता, और जो ज्योग्राफी के गेस्ट पेपर दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम हटो बच्चों हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तीन चार चार चीजें पूछ लेता है वो। मैं बारहा बात समझाई जा रहा हूँ। अब ये पाइपलाइन, अब जब पाइपलाइन की बात हो रही है, पाइपलाइन मेरे बच्चे, अब पाइपलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे पहले तो भाई पाइपलाइन फास्ट होगी, इतनी तेज जाएगा ऑयल जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं। फास्ट के अलावा, फास्ट के अलावा आप और बताएंगे पाइपलाइन का एडवांटेज कि भाईजान क्वांटिटी बहुत बेतहाशा जा सकती है पाइपलाइन के जरिए। मगर डिसएडवांटेज क्या है कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थेफ्ट। इसके अलावा अगर लीकेज होगी कहीं से तो वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। क्या बहुत ज्यादा होगी? वेस्टेज। अभी पाकिस्तान में करंटली पाइपलाइन कहाँ बनी हुई है? पहले पाकिस्तान में जा रही है कराची टू महमूद कोट। महमूद कोट किसके करीब है? महमूद कोट करीब है उसके, मुल्तान के। कराची टू महमूद कोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये कराची टू महमूद कोट एग्जिस्टिंग अभी है, पाइपलाइन है। और अभी जो बन रहा है जिसको बोलते हैं वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये कराची टू फैसलाबाद बन रहा है। मगर इसकी एक और भी लिमिटेशन है कि आप नॉर्दर्न एरियाज में ये पाइपलाइन नहीं बिछा सकते। एक तो रगेड लैंडस्केप है, रगेड लैंडस्केप के होने के अलावा टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, वो जो जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा पाइपलाइन के ठंडे होने की वजह से, और वो बर्फ बन जाएगा। बलूचिस्तान में क्यों नहीं है भाई पाइपलाइन? क्योंकि वहां सिक्योरिटी के मसले हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। यहाँ तक सारी बातें समझा दी हैं, यहाँ तक सारे मामला समझा दिए हैं। मैंने आपको ऑयल भी समझा दिया है पूरा। ऑयल समझाने के बाद अब आता है नेचुरल गैस। भाई क्या आता है भाई? नेचुरल गैस। आदम भाई अब आ गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी क्या काम करता है? नेचुरल गैस भी क्या काम करता है? नेचुरल गैस हीटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? हीटिंग का। नेचुरल गैस भी कौन सा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस भी बर्न आउट हो जाता है, नेचुरल गैस भी खत्म हो जाता है। नेचुरल गैस कौन सा रिसोर्स है? नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेचुरल गैस बर्न आउट हो जाता है, नेचुरल गैस एंड हो जाता है। नेचुरल गैस क्यों जला पाती है? क्योंकि नेचुरल गैस में कुछ गैसेज होती हैं। वो गैसेज कौन कौन सी है मैं याद करा रहा हूँ, मेरे साथ याद करेंगे। बोले मीथेन, इथेन, बुटेन, प्रोपेन।
मीथेन, इथेन, बुटेन और प्रोपेन। इसकी मदद से गैस क्या कर सकती है? हीटिंग प्रोवाइड कर सकती है। नेचुरल गैस पाकिस्तान में 1952 में निकाली गई थी। किसने निकाली थी? पीपीएल ने निकाली थी। पीपीएल स्टैंड फॉर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 1952 में कहां से निकाली थी? सुई से निकाली थी। कहां से निकाली थी? सुई। अब मेरे 7 एरियाज याद करेंगे। सुई, मारी, पीर को, सुई, मारी, पीर को, सुई, मारी, पीर को। ये मेयर और गुरनाल किधर हैं? पटवार प्लेट्यू पे हैं। किधर है? पटवा प्लेट्यू पे। ये भी पटवा प्लेट्यू पे। सुई किधर है? बलूचिस्तान के अंदर है। मारी किधर है? सिंध के अंदर। पीर को किधर है? बलूचिस्तान के अंदर। सुई, मारी, पीर को, मेयल और गुरनाल। ये गैसेस की वजह से सुई गैस जला पाती है। इसके बाद इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूज सबसे पहला कि भाई थर्मल पावर स्टेशन में बिजली बनाने के अंदर काम आता है, क्योंकि वो हीट वगैरह का काम वगैरह करता है। थर्मल पावर स्टेशन के बाद जो है दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज ये है कि भाई अल्लाह भला करे आपके घर में कुकिंग वगैरह के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। फिर अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी यूज होने लग गई है। ट्रांसपोर्टेशन का बेटा मेरे बच्चे सीएनजी यूज होती है। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस नेचुरल गैस। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में यूज यूज होती है। सीमेंट इंडस्ट्री के अलावा बेटा मेरे बच्चे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेचुरल गैस यूज होती है बहुत ज्यादा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होती है बहुत ज्यादा। इन जगहों पे क्या यूज होती है? क्या यूज हो रही है? गैस यूज हो रही है, नेचुरल गैस यूज हो रही है। क्या काम करेगी? हीटिंग का काम करेगी। और पाइपलाइन डाली जाती है और माइनिंग नहीं की जाती। माइनिंग करते हो तो पूरी गैस से खुल जाएगी। ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली जाती है। पाइपलाइन डालने के बाद आप क्या कर लेते हैं? गैस आना शुरू हो जाती है। अब मैं इसके बाद नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आप गैस के मसले को किस तरीके से हल कर सकते हो, क्योंकि वहां पाइपलाइन नहीं बिछा सकते। एक तो रगड़ लैंड, इसके में दूसरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा अल्लाह भला करे कम है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है। तो आप नॉर्दर्न एरियाज के अंदर एलपीजी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आजकल तो कराची के अंदर भी गैस नहीं है। मगर आप खुद सोचें कि पहले सुई से सबसे पहले जो पाइपलाइन आती है वो कराची के अंदर आती है। आपको ये तस्वीर पे आपको सारी पाइपलाइन शो हो रही होगी। मैं आपको बात समझा रहा हूँ। 2 पाइपलाइनें हैं। कितनी पाइपलाइनें हैं? 2। सबसे पहले सुई से पाइपलाइन आ रही है कराची, दूसरी भी आ रही है कराची। जो पहली वाली है वो आ रही है कराची से बेटा, जाती है हैदराबाद, हैदराबाद से खैरपुर, खैरपुर से कोयटा। कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से खैरपुर, खैरपुर से कोयटा। आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये देखिए भाईजान, ये कराची है, ये हैदराबाद है, उसके बाद ये खैरपुर है और उसके बाद ये वाला कोयटा है। ये होगी एक पाइपलाइन। दूसरी पाइपलाइन भाईजान ये कराची है, ये देखो दूसरी पाइपलाइन भी आ रही है ना यहाँ से। कराची से ये जा रही है डायरेक्ट। किधर? ये कराची से जा रही है, अल्लाह भला करे भाईजान, ये मुल्तान। मुल्तान से भाईजान आपके वहाँ फैसलाबाद। फैसलाबाद से 2 जगहों पे जा रही है। देखो एक जगह जा रही है लाहौर और सियालकोट, एक जगह जा रही है फैसलाबाद से इस्लामाबाद और शाहबाद। ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं है। क्यों? सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। तो भाईजान एलपीजी सिलेंडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गैस को सप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं? या तो पाइपलाइन के अंदर या तो सिलेंडर्स के अंदर। और आप कोई तरीका नहीं है कि भाईजान गैस को सप्लाई किया जाए। इसके बाद मेरी जान, अगर पेपर में सवाल आ गया कि भाई डायग्राम बनाइए अल्लाह भला करे किसकी, ये देख लीजिए। मैंने आपको बताया था सुई, मारी, पीर को। मारी किधर है? सिंध में है। सिंध के आपके पास लोअर हिस्से में है। बलूचिस्तान के अंदर क्या है? पीर को। उसके बाद हम सिर्फ इदारे देख लेते हैं बस, सिर्फ यहाँ पे हम क्लास क्लोज करेंगे। भाईजान नॉर्दर्न पाकिस्तान में जो गैस सप्लाई करता है उसका नाम है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। ये 1963 में बना था। और हमारे यहाँ जैसे आपने एक्सपो सेंटर के सामने देखा होगा, सुई साउदर्न गैस कंपनी है। ये पाकिस्तान के साउथ पे गैस सप्लाई करती है, और जो नॉर्थ पे सप्लाई करती है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है। अगली क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हम थर्मल पावर स्टेशन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे।